मैं हूं आपका होस्ट हारिस खोखर। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन, जो कि एक मायानाज वकील हैं। और इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत, इतनी इज्जत कमाना जो है एक बहुत बड़ा काम है, और इसके पीछे जरूर माँ की दुआ होगी, अल्लाह की गायबी मदद और रहमत शामिल होगी। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम अरस भाई, शुक्रिया आपका। कैसे हैं मियां साहब? अल्लाह पाक का करम। मियां साहब मुझे ये बताएं कि ये सफर कब स्टार्ट हुआ था? कौन सा सफर? ये डिजिटल मीडिया वाला। डिजिटल मीडिया वाला सफर तो मेरा तकरीबन 2019 से शुरू हुआ है। वो कौन सी वीडियो थी जहां से सफर शुरू हुआ? 2019 में मेरी सबसे पहली वीडियो थी जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ कि बच्चों को मम्मी डैडी ना बनाएं, उनको रियल लाइफ जो स्ट्रेटेजीज हैं वो सिखाएं, उनको डिजिटल स्किल सिखाएं, उनको आईटी फील्ड में लेके आएं, उनको किसी शॉप पे काम करने के लिए आप वर्किंग करवाएं उसको, ताकि उसकी जो हेल्दी एक्टिविटी है ना बरूनी, उसको मैच्योर करे, उसको पता लगे कि जिंदगी के कौन कौन से मसाइल हैं जिसका उसने सामना करना। यानी आगे कैसे बढ़ना है जिंदगी में। वो मेरी पहली वीडियो थी जो कि मेरा ख्याल मैंने अपने फेसबुक पेज से, बल्कि पेज तो मैंने 2022 में बनाया, फेसबुक प्रोफाइल से मैंने अपलोड की थी। आपकी जो आईडी थी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, फेसबुक पेज आपने 2022 में बनाया, उसमें कौन सी वीडियो ऐसी थी पहली जो वायरल हो गई? अच्छा, वैसे तो मेरी 2-4 वीडियोस वायरल हो गई थी, लोगों को अंदाजा नहीं था, उसमें मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, आवाज थी? हाँ बिल्कुल। 2022 के अंदर, ये कोविड-19 के डेज के बाद की बातें हैं, जब डिजिटल मीडिया जो है ना वो बड़ा एक्सपेंड हुआ। ठीक है। कोविड-19 के डेज के बाद 2022 में मैं स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते मैंने अपने एक पेज बनाया, एडवोकेट अब्दुल मतीन के नाम से, और वहां पर मैंने एक वीडियो अपलोड की कि एक बिल को समझने का क्या तरीकेकार है। तो उसमें मैंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बाकी सारे मामला, टैक्स किस तरह पड़ते हैं, ये मैंने बताया। उसमें मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, मैं बिल को दिखा रहा हूँ। उसके ऊपर गालबन कोई 2.5-3 मिलियन व्यूज आए थे। 2.5-3 मिलियन? हाँ, ये 2022 की बात है। हाँ, दूसरी या तीसरी वीडियो थी। उसके बाद जो मेरी सबसे ज्यादा वायरल हुई वीडियो वो एक बैंक के अंदर हुई थी, एचबीएल के अंदर। मैंने देखी थी। हाँ, वो वीडियो भी मेरे पेज से वायरल हुई, उससे फिर चंद फॉलोअर्स आ गए। फिर मेरी जो भी एक्टिविटी थी वो ऑलरेडी पहले भी उस तरह चल रही थी, लेकिन अब चूंकि फॉलोअर्स ज्यादा, जितनी वायरल हुई थी एचबीएल वालों ने राब्ता नहीं किया था आपसे? बड़े लोगों ने राब्ता किया और ऑफर्स भी हुई हैं कि जी इसको डिलीट करें, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। और एचबीएल इज अ बिग कंपनी, बहुत बिग ऑफर्स हुई होंगी, लेकिन आप सच पे डटे रहे और वो वीडियो आज भी मौजूद है। उसको डिलीट करना बनता नहीं था मेरा आज भी। अगर मैं बाद में जब टिकटॉक बनाया 2023 में, मैंने उसके बाद पहली वीडियो मैंने वो डाली और फिर वायरल हो गई। फिर वो ट्विटर पे गई, फिर वो इंस्टा पर गई, और बेशुमार लोगों तक वो वीडियो पहुंची। मामला ये था कि हर बंदे को तकलीफ थी एचबीएल से, बोला कोई नहीं था, राइट? या कई मर्तबा लोग बोले भी होंगे, वो कैमरे की इजाजत नहीं है बैंक के अंदर। तो फिर हमने सही तरह से, यानी आवाज बुलंद नहीं हो रही थी, और उसके बाद बड़ी चीजें बेहतर हुई। और वो जो चीजें जो आपने डिस्कशन की थी, जो आपको तहफुजात थे उनसे, वो बाद में ठीक हुए। उसके बाद बोर्ड ने अपनी पॉलिसीज बदल ली। अच्छा। पहले बोर्ड क्या करता था कि स्टूडेंट को कहता था कि बैंक के अंदर जाके फॉर्म जमा करवाएं। ठीक है। अब बोर्ड ने उसको ऑनलाइन पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया कि आप घर बैठे अपनी एचबीएल के किसी भी कनेक्ट ऐप से या एचबीएल ऐप से आप अपनी बोर्ड फीस सबमिट करवा सकते हैं। बड़ी चीजें बेहतर होगी। वीडियो का इतना इन्फ्लुएंस हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। वीडियो से ज्यादा उसके पीछे जो पब्लिक ओपिनियन था उसका हुआ। वकालत में कब कदम रखा था? वकालत में तो मेरे वालिद साहब वकील हैं, मेरी फैमिली में मेरे 2 भाई वकील हैं मुझसे जो बड़े हैं, और मेरी बहन माशाल्लाह जज रही हैं। तो ये समझ लें कि जिस तरह एक फैमिली वर्किंग होती है ना, फैमिली बिजनेस होता है, इस तरह हमारा फैमिली सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी रही है वकालत। तो आई वाज इन क्लास 6 जब मैं अपने वालिद साहब के केसेस ड्राफ्ट किया करता था। ये एक बड़ा लंबा सफर है जिसको हमने शुरू किया। खैर, बड़े जबरदस्त तरीके से जब मैंने वकालत में कदम रखा, वो मेरा ख्याल 2022 से ऑनवर्ड है। और ये शौक कैसे पैदा हुआ वालिद साहब को देखकर कि वकील ही बन गए? नहीं, मैं शुरू में तो वकील नहीं बनना चाहता। क्या बनना चाहते थे? आई वॉज ब्राइट स्टूडेंट सिंस माई स्कूलिंग। मैं हमेशा क्लास टॉपर रहा हूँ। मैट्रिक के अंदर मेरी स्कूल में पहली पोजीशन थी, फिर इंटर के अंदर मेरी कॉलेज के अंदर पोजीशन थी, एमडी कैट का टेस्ट हुआ, मेरी अपने पूरे इलाके में पहली पोजीशन आई। एमडी कैट से मुझे याद आया कि डॉक्टर बनना चाहते थे आप। हाँ, तो जो मेरी प्राइम प्रायोरिटी थी वो यही थी कि मैं किसी तरीके से मैं डॉक्टर बन जाऊं। खैर, वो चीज़ें किस तरह बेहतर हुई
कि जब जैसे जैसे मैं मैच्योर होता गया, मैं फिजिकली मजबूत हो गया, सोचा फौज में जाऊंगा, लेकिन बड़ी मायूसी हुई फौज के कल्चर को देखकर या फौज के हवाले से लेकर लोगों की जो परसेप्शन है। तो मैंने सोचा कि मैं शायद CSS करूं, कोई PSP ऑफिसर बन जाऊं या ब्यूरोक्रेसी में चला जाऊं, पुलिस की तरफ मैं जाना चाहता था। पुलिस की तरफ। इंटरेस्टिंगली मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। मैंने ग्रेजुएशन की, BA साइकोलॉजी की, मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पहली पोजीशन आई BA साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे मेरे एक उस्ताद है, उन्होंने कहा कि बेटा आप अच्छा बोलते हो, आप ना वकील बन जाओ। तो खैर मैंने अच्छे दिलाए दोगे। हाँ, मैं उनके मशवरे पर मैंने अमल किया और मैंने LLB के अंदर दाखिला लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर मेरिट पे मेरा नाम आ गया। पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर फिर मेरी पहली पोजीशन थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। चार्ल्स बैटमैन अवार्ड मिल गया मुझे, क्रिमिनल लॉ में पहली पोजीशन थी मेरी। ये सफर चलता रहा और फाइनली लॉ के बाद मैंने ये सोच लिया तब तक कि अब शायद मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि अब तक मैं इस कदर मैच्योर हो गया था कि मुझे पता लग गया था नौकरी से आने वाली जो तनख्वाह है उस तनख्वाह से तो गुजारा होगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। मौजूदा महंगाई में तो या तो टिड में हराम डालना पड़ेगा या फिर अगर हलाल ही डाल लें तो या कारोबार कर लो या फिर किसी ऐसी फील्ड में जाओ जहां पर कम से कम हलाल इनकम अनलिमिटेड हो। मैंने कारोबार किए, मैंने Amazon पे अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के काम किए, मैंने दराज पर अपना स्टोर बनाया, डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा काम किया, ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखा, फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई वैसा स्किल नहीं था जो मैंने मल्टीटास्किंग की बड़ा किया। अच्छा, फिर इसके अलावा मैंने कारोबार सीखने के लिए मैंने कपड़ों की दुकानों के अंदर काम सीखने की कोशिश की। मैंने खुद कपड़ों की दुकानों में भी जॉब की, जॉब नहीं, काम सीखने की कोशिश की कि मैं कोई कपड़ों का बिजनेस शुरू करूंगा। कुछ लोग समझते हैं ना कि हम कपड़े की दुकान पे काम सीखेंगे, ये तो तज़ीक है। नहीं, कोई मसला नहीं, वो चूंकि कारोबार करने का ज़हन था। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं फ्लोर मिल वाली साइड पे जाऊं, तो आटा चक्कियों के बारे सीखना, मार्केट घूमना, अकबरी मंडी, ये कितनी मंडियां मैंने घूमी और कि किसी तरीके से चक्की बिजनेस के अंदर आऊं, कोई हेल्दी फूड बिजनेस के अंदर आ जाऊं। लेकिन उसी दौरानिए के अंदर जब मेरा लॉ मुकम्मल हो गया तो मेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चल पड़े। मैंने एक एकेडमी बनाई थी, वो स्कूल बना, कॉलेज बना, उसके 2-4 कैंपस बन गए। अच्छा, 4 कैंपस बन गए आपकी एकेडमी। तो अब बिजनेस करना चाह रहा था, एक एजुकेशनल सिस्टम के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर हमने जब तालीम फराहम करना शुरू की तो वो एक बड़ा अच्छा मेयार बन गया इंस्टीट्यूशंस का। खैर सोचा कि अब कोई नौकरी नहीं करनी, इसको चलाएंगे। लेकिन पता लगा कि जी पंजाब पुलिस आए दिन छापे मारती है, कभी किसी बात पे छापा, कभी किसी बात पे छापा, कभी मेडिकल की टीम आ गई है, कभी हेल्थ की टीम आ गई है, कभी डिग्गी वाली आ गई, कभी पोलियो वाले आ गए और परेशान करते हैं। अपनी परेशानियों को दूर करते करते कोई 2-4 केस किए, केस करते करते मजा आ गया, मजा आते ही फील्ड के अंदर एंट्री होगी और फिर दमादम मस्क के अंदर कर दिया। जी बिल्कुल, यानी कि उन्होंने छेड़ा, तंग किया, बिला वजह तंग किया और फिर आपने कहा कि यार अब टफ टाइम देना है। तंग पहले भी करते थे, लेकिन पहले हम उस तंगी का सामना कर लेते थे। उसकी वजह ये है कि वालिद साहब वकील थे, भाई थे, तो पहले तो वो फ्रंट हैंड पे खेलते थे ना। लेकिन जब मुझे पता लगा कि अब मुझे अपनी जिंदगी का मुकाबला खुद करना पड़ेगा तो फिर चीजों को मैंने खुद एडजस्ट करना शुरू कर दी। फिर एक एक करके फिर बड़ी चीजें बेहतर हुई। पहले मैं टैक्स की फील्ड में जाना चाहता था, फिर फैमिली मैटर्स के केसेस शुरू कर दिए, फिर सिविल केसेस के अंदर मैंने वर्किंग की, फाइनली क्रिमिनल केसेस की तरफ मैं आया। और क्रिमिनल केसेस में जब इंसान आता है तो पुलिस से बड़ा पाला पड़ता है। 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। कई सीनियर्स हमें कहते हैं, कईयों से दोस्ती हो जाती है और कईयों से मुखालफत। दोस्ती खैर नहीं हो सकती, मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर की और एक वकील की दोस्ती बन नहीं सकती, नहीं बन सकती। 180 डिग्री पर काम करने वाले ये लोग हैं, उन्होंने शक की बुनियाद पर किसी को पकड़ना है और हमने शक की बुनियाद पर ही उसको छुड़वाना है। देखिए बड़ी 180 डिग्री पर काम करने वाली दोनों फील्ड्स हैं। कई लोग कहते हैं कि पुलिस वाले नाल मिलकर काम करो, नहीं कर सकते उनका। क्यों? क्योंकि अगर वो जुल्म करेंगे और हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो जुल्म इंतहा पर पहुंच जाएगा। तो कुछ वकील जो पुलिस वालों के साथ मिलकर काम करते हैं वो तो फिर सोसाइटी को तबाही कर रहे हैं। देखिए इस पर भी 2 चीजें हैं। पर्सनल फायदे, कई वुकला जिनके पास क्लाइंटेज नहीं है तो वो ये समझते हैं कि शायद पुलिस वाले उनको केस रेफर करेंगे। हम उस तरह के वुकला को कहते हैं टाउट वकील।
टाउट वकील। अच्छा मियां साहब, फेवरेट वकील का नाम बता दें, कोई से 3 लोग बता दें। वैसे तो फेवरेट वकला ज्यादा होते नहीं है, लेकिन मैं जाती हैसियत में सैयद फरहाद अली शाह साहब की पर्सनैलिटी से बड़ा इंप्रेस हुआ। क्या वजह? ये वाहद वो वकील हैं जो वकला के कोर्स के लिए बड़ा काम करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। ठीक है, यानी शो नहीं करते, काम करते जाते हैं, क्रेडिट नहीं लेते। क्रेडिट नहीं लेते, काम करते हैं। बड़ी बात है ये क्रेडिट हाँ, ना लेना। बिल्कुल। वरना कोई बंदा छोटा सा भी काम करे तो क्रेडिट लेता है। अल्लाह पाक ने उनको बड़ा नवाजा, अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा है, और ये पाकिस्तानी तरीके के अंदर एक, मैं समझता हूँ कि एक जबरदस्त वकील साबित होंगे। अभी कई लोगों को शायद इनका पता नहीं है, साबित तो हो चुकी है वैसे। कई लोग इनके शायद पोस्ट से वाकिफ हों, इनके काम से वाकिफ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जिन जिन लोगों के ये काम आए हैं उन सबको क्रेडिट देना चाहिए। और मैंने सुना है कि नॉलेज फरहाद अली शाह साहब के पास जो है वो वकालत का इतना नॉलेज है कि समंदर है। क्रिमिनल लॉ को तो मैं कहता हूँ उनसे शुरू होकर उन पे खत्म हो जाता है। क्रिमिनल लॉ, ट्रायल के बेताज बादशाह। और दूसरा कोई वकील जो आपका फेवरेट हो? बाकी कई वकला मेरे फेवरेट हैं, मेरे भाई फेवरेट हैं। वाला साहब तो मैं तो उनको एक अलग ही पर्सनैलिटी समझता हूँ ना, कि उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं, उनको तो मैं फेवरेटिज्म में लेके नहीं आता। वो तो आपके, वो तो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है। मोहसिन उस्ताद। तो बाकी जो 2 वकला हैं उसमें मैं एडवोकेट मुर्तजा साहब हैं। ठीक है, मैं अक्सर कानूनी मुशावरत करता हूँ उनसे। ठीक है। फिर एक क्रिमिनल ट्रायल के एक और अच्छे वकील हैं काशिफ साहब, ठीक है। काशिफ शाह साहब। आई रियली एडमायर हिम, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि जब भी कोर्ट के अंदर कोई केस हुआ है तो कभी मैंने ये नहीं देखा कि क्लाइंट कॉल कर करके उनको बता रहा है कि जी वकील साहब आप पहुंचेंगे। वो कोर्ट टाइम में क्लाइंट से पहले पहुंचे होते हैं, और यही वकील की सबसे बड़ी पंक्चुअलिटी। टाउट वकील वो वकील होते हैं जो अपनी पर्सनल क्लाइंटेज नहीं बनाते, वो फिर तल्लुकात बनाते हैं पुलिस ऑफिसर से, अपने तल्लुकात बनाते हैं डिपार्टमेंट्स में, और डिपार्टमेंट उनको केस भेजता है। बिल्कुल। अब यानी कैसे कई मर्तबा ये हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं चाहूंगा इस क्लिप को आप अलग से लगाएं। 9C के कई केसेस मेरे पास आए। एक वक्त ऐसा भी है कि एक सब इंस्पेक्टर ने मुझे कहा कि मतीन भाई आपके साथ मैं एक डील बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? कहता है कि मैं पर्चे डाला करूंगा 9C के, आप वकील हुआ करेंगे, और बड़ी फीस लेना नहीं। अब जरा सुनिए, मैं पर्चे डालूंगा, आप वकील होंगे, क्लाइंट को भेजना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। और फिर जिस दिन शहादतें होंगी उस दिन सारे बंदों को इकट्ठे बुलाकर आपकी मर्जी की शहादत देना मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, फीस आपकी मर्जी की होगी, अदा करें, आप अंदाजा करें इस तरह की ऑफर्स होती है, राइट? ठुकरा दिया आपने ये। तो आप अंदाजा करें अगर मुझे ये ऑफर हो सकती है तो और भी मुकलक होती होगी, तो उसका ये ज़हन बना हुआ ना। तो इसी तरह तो जैसे जलाल में आ गए होंगे, जलाल में नहीं है कि तू मेनू ऑफर करते। नहीं, मुझे पता है ना हराम खोरियों का और इन हराम ज़दगियों का मुझे पता है। वो जो वकील होते हैं जिनके पास केस आता है साहिल का, साहिल से भी फीस ले लेते हैं और दूसरी पार्टी से भी, उनके बारे में क्या कहते हैं? ऐसे वकला बहुत कम है, बहुत कम है। काली भेड़ें डॉक्टर्स में भी हैं, ना होने के बराबर है। हर इदारे में काली भेड़ें। उसकी वजह ये है कि मैं कहता हूं कि अगर 100 वकील हैं तो उनमें से शायद 2 या 3 ऐसे गंदे वकला हों जो सबका नाम खराब 2 या 3%। वकील वाहद वो पर्सनैलिटी है जो आपके अबू से ज्यादा आपकी बात पे यकीन कर रहा होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है। हाँ, वो जो 2 to 3% लोग ये कर रहे हैं, और ये इजी मनी अगर वो कमाते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा रेफर नहीं करता इनको। लेकिन अगर आप एक बंदे को केस जीत के देते हैं तो वो आगे से आपको फिर, देखिए जिस वकील के ऊपर टैग लग जाए ना कि वो इस तरह करता है, वो टैग पूरी उम्र खत्म नहीं होता। यही वजह है कि वकला ये करते नहीं। हाँ, अब ये काम करते कौन है? ये जाली वकील करते हैं। ठीक है। और अगर आपकी बार को पता चल जाए तो लाइसेंस मंसूख हो जाता है। हाँ, बार बड़ी एक्टिव है इस मामले के अंदर, जाली वकला के मामले के ऊपर। क्या कोई व्यूअर्स को बताएं कि अगर कोई जाली वकील ब्लैकमेल कर रहा हो तो उसका क्या तरीका है, कि उस वकील के अगर कंप्लेंट करना चाहता है कोई, क्या तरीकेकार है? लोगों को तरीका ही नहीं पता। जाली वकील कभी ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता, वो खुद ब्लैकमेल हुआ पड़ा है। जाली वकला का अक्सर वकला को पता होता है कि ये वकील जाली है, बस वो उसे अपने मतलब के काम निकलवा रहे होते हैं। ठीक है। जो बार का इलेक्शन लड़ रहा होता है वो जाली वकीलों को आगे लगा के उसने अपने कार्ड वगैरह छपवाए होते हैं, वो साथ लगाकर बैज लगवाकर उसको साथ लेकर मैन पावर शो कर रहा होता है। तो जाली वकील उनके बड़े काम आते हैं कैंपेन के अंदर, बाकी वर्किंग के अंदर, कितने फायर करने ने, कितने कब्जे मारने ने, जाली वकील काम आते हैं। जो असल वकील है ना, पढ़ा लिखा वकील, जाएगा वो ना तो बैज लगा के आपका बार बार घूमेगा,
हाँ, कई वकील घूमते भी हैं, ये मतलब नहीं है कि जिसने बैच लगाया तो वो वकील असल नहीं है, लेकिन इसमें मेजोरिटी जो है ना, जो बैच लगाकर सारा सारा दिन कंपेन कर रहे हैं, सारी सारी रात कंपेन कर रहे हैं, उनको खाने पीने कमाने की कोई टेंशन नहीं है, तो उनमें मेजोरिटी एक ऐसी है जो या तो स्टूडेंट्स पर मबनी है, ठीक है, या वो वकील जाली है, या जाली। हाँ, क्योंकि रियल वकील जो है ना लड़ाई वो तो करेगा, अपने कमाने में मसरूफ है या पढ़ने में मसरूफ है। ठीक है। अच्छा मियां साहब, ये जो खलीलुर रहमान कमर साहब का केस चल रहा है, इसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनको क्या सजा हो सकती है? अच्छा, ऐसा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब के केस के अंदर जो पर्चा हुआ है ना, वो 365 का हुआ है अगवा का, और 395 का हुआ है डकैती की वारदात का। ठीक है। अब जो चीजें नजर आ रही है, ना तो अगवा हुआ है ना डकैती हुई है। अच्छा, राइट। खलीलुर रहमान कमर साहब के नाम के अंदर है, खलीलुर रहमान की हद तक तो ठीक है, ये जो कमर है ना, चांद, ये जो चांद चढ़ाने गए थे, वो पूरी कौम के सामने आ गई। वातु इज़्ज़ु मंतुशा वातु ज़िल्लु मंतुशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। खलीलुर रहमान कमर साहब को बड़ी इज्जत दी अल्लाह ने, लेकिन वो हजम नहीं कर सके। ठीक है। एक वक्त आया कि उन्होंने हर शख्स के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। ठीक है। अब दुनिया मकाफाते अमल है। ठीक है। फिर जिस नेक काम के लिए वो गए थे, वो उस दिन सीसीपी, वो डीआईजी ऑपरेशन है हमारे, ठीक है, नाम उनका इमरान किश्वर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पास बैठाकर उनको, यदि खलीलुर रहमान कमर साहब तो दरवेश शख्स हैं, तो मुझे अंदाजा हो गया कि पंजाब पुलिस जिसको दरवेश कह रही है तो वो कितना का बड़ा दरवेश होगा, और जिसको दहशतगर्द कह रही है वो कितना का बड़ा दहशतगर्द होगा। यानी आप समझ गए थे उसी वक्त? मैं उस दिन समझ गया था। राइट। तो वो मुस्कुरा रहे थे, साथ साथ बता रहे थे ये दरवेश है। खैर, उनकी दरवेशी सारी निकल गई। आपको क्या लगता है वो ट्रैप था? हाँ, नहीं, ट्रैप तो जरूर है, उसकी हद तक तो उनको सजा जरूर होगी, लेकिन वो पर्चा ही नहीं है। या तो वो पर्चा करवाते ना कि जी मैं इनके पास गया, अब आई सेक्सुअली अब्यूज हर, और आई वाज सेक्सुअली अब्यूज, ये बताते, और फिर बताते कि मेरी वीडियो बनी। वीडियो देख के क्या लगता है गन पॉइंट पे कर रहे थे वो ये सब कुछ? आप खुद समझदार है, अब हम खुद समझदार है। काफी और भी लोगों के पास काफी शवाहिद मौजूद हैं। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। देखिए हारिस भाई, जब हम इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। हम में से नेक कोई भी नहीं है, और बुरा सिर्फ वो है जिसकी बुराई पकड़ी गई है। राइट। मामला ये है कि जब आप किसी स्टेज के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं लोगों को ना, तो आपकी छोटी छोटी बातें पकड़ी जाती हैं। तो बड़े लोग इसके अंदर मुलव्वस होंगे और हैं भी। इज्जत कमाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन गवाने में चंद सेकंड। एब्सोल्युटली राइट। दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल काम मेरे ख्याल से इज्जत संभालना, बनाना नहीं, संभालना। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं और नियत साफ रखते हैं, इज्जत तो मिल ही जाती है, लेकिन संभालना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े लोग हैं, अल्लाह पाक ने उनको बड़ी इज्जत दी। तो आपको क्या लगता है कि ये केस जो है वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे क्रिमिनल्स? एब्सोल्युटली। इनको हम क्रिमिनल्स भी नहीं कहेंगे, मैं अपनी जुबान में इनको एक्यूज्ड पर्संस कहूंगा। अभी तो इल्जाम लगा है ना, ये क्रिमिनल्स तो हम इनको तब कहेंगे ना जब जुर्म साबित होगा, कि जब ये साबित होगा कि ये क्राइम भी इन्होंने किया है। अब दो चीजें हैं, पहला ये कहते हैं मुझे अगवा किया, ठीक है, तो अब ये जुर्म तो तब साबित होगा ना जब ये साबित कर पाएंगे कि वाकई अगवा किए गए हैं। पर्चा आप देखें कि मेरा ख्याल को 25 जून का मामला है और 6 या 7 जुलाई को जाके पर्चा हो रहा है। हाँ, ये भी बात। तो इतने दिन बाद जाके इनको याद आया कि मैं अगवा हूं। इसका मतलब ये है कि 25 जून को कोई कांड किया इन्होंने, कोई चांद चढ़ाया, और चांद चढ़ाने के बाद इनको पता लगा कि ओए होते ही तो होना लिए। राइट। वो हनी ट्रैप हो गए ना। तो फिर उसके कई दिन बाद जाकर ये अगवा का पर्चा करवा। तो ये चीजें डीआईजी इमरान किश्वर ने इनको ये पेचीदगियां कानून की नहीं समझाई। अगर कोई वकील होता तो शायद समझा लेता। जब अल्लाह पाक ने किसी की तजलील करनी हो ना, फिर मौके खुद ब खुद बनते हैं। इसके अंदर पंजाब पुलिस भी गंदी होगी है ना, आपके साथ और मेरे साथ ज्यादती होगी, डीआईजी आएगा नहीं, जब तक के मीडिया हाईलाइट ना मिल दे। पंजाब पुलिस तो आजकल ड्रामे बना रही है ना, तो खलीलुर रहमान से बड़ा ड्रामा कोई था नहीं, तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर ली जाए, पूरी करें और पता लगाए जी असी अन्य मुलजमान फाड़ ले, और फिर ढेर लगाए खवातीन के, और ढेर लगाए इन्होंने
मर्दों के, जी ये भी डिकेत, ये भी डिकेत, ये भी डिकेत, और वो सारी चीजें वाज़ेह हो। अच्छा, मर्दों ने इतनी तनकीद नहीं की खलील रहमान कमर पे, औरतों ने ज्यादा की है। हर समझदार बंदे ने की है, उसमें मर्द औरत का कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप पढ़े लिखे शख्स हैं, अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे, उनका वो मुझे फिक्र आप भी याद है, सिगार पकड़ी हुई है, पॉडकास्ट चल रहा है जिस तरह आपका मेरा चल रहा है, तो वो बड़े कहते हैं बड़ा सुलझा हुआ अंदाज, वो दरवेशी अंदाज जो कि इमरान किश्वर को नजर आ गया डीआईजी ऑपरेशन में। तो वो कहते हैं कि जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोती है ना, वो फिर पूरी उम्र जागती है। अब खलीलुर रहमान कमर भी पूरी उम्र जागेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे। अब हिदायत मिल जाएगी इसके बाद। देखिए बड़ा अलमिया है। मैं देखिए हारिस भाई, आम बंदा झूठ बोले ना तो लोग कहते हैं ठीक है, है ही झूठा। किसी बंदे ने दाढ़ी रखी हो, सुन्नत रसूल रखी हो, उसके बाद वो झूठ बोले ना तो फिर सबसे पहला सवाल दाढ़ी पे उठ जाता है। दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे। आम बंदा अगर ये काम करे तो अलग बात है। वो बंदा जो लोगों को वफा और नेकी, ईमानदारी और इखलाक की तलकीन करता है, अगर वो इन कामों के अंदर मुलव्वस होगा। अच्छा मियां साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा जो है वो कहता है कि हराम ना खाओ, वो खुद हराम खा रहा होता है। जो बंदा कहता है कि इस्लाम पर चलो, खुद वो इस्लाम पे नहीं चल रहा होता। जितने मैंने अच्छे स्पीकर देखे हैं, वो जो चीजें समझा रहे होते हैं वो वैसे खुद नहीं होते। ऐसा भी नहीं है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। इसको 30% पे ले जाते हैं हम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज रखती है। आपकी बात के अंदर असर सिर्फ तभी पैदा होगा जब आप सिद्ध के दिल से वो बात करें, अदरवाइज असर पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, राइट। तो लोगों को नजर आ जाता है, ये नहीं कि खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे हम ये सोचा पर रख रहे हैं। जो सियाना बंदा है ना, वो इनका पहला इंटरव्यू भी उठा के देख लेगा तो वो कहेगा यार ये बंदा ठीक नहीं है। राइट। बड़ा ये रॉन्ग नंबर, क्रस्ट लहजा होता था। रॉन्ग नंबर, झूठा इन्फ्लुएंसर। और अपने ही कम्युनिटी के लोगों से इनकी काफी लड़ाई झगड़े भी हैं, नुमान इजाज और डिफरेंट किस्म के एक्टर्स के साथ। सो मेनी रीजंस हो सकती हैं, हो सकता है वो बात ठीक कर रहे हो, लेकिन कुल मिला के जिन चीजों की आप तलकीन कर रहे हैं, अगर आप उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं तो ये उन तमाम लोगों के ऊपर कलंक लग जाएगा। अगर फर्ज करें मैं आज आपकी इस पॉडकास्ट के ऊपर मैं बड़ा नेक बनने की कोशिश कर रहा हूं, कल को पता लगता है मैंने किसी बंदे के साथ ज्यादती की है, राइट, तो अगर मेरी ज्यादती के अंदर मेरे ऊपर सिर्फ इल्जाम नहीं, चीजें नजर आ जाती हैं मैंने ज्यादती की है, तो फिर लोग तो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्रेडिबिलिटी खराब होगी। अच्छा मियां साहब, यानी कि आपका कहने का मतलब है ये केस जीरो है? जीरो। मुल्ज़मान रिहा हो, आप देख लीजिएगा 5 साल बाद मुल्ज़मान रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। कितने अरसे में? जमानती होगी, बस केस खत्म, जो ना था वो हो गया, केस खत्म हो गया बस। और पंजाब पुलिस ने जो पॉपुलैरिटी गेन करनी थी, पॉपुलैरिटी भी नोटोरियस होगी ना। और सर जी आपसे मुझसे ज्यादा कौन जानता है इनको, हमारा रोज का मामला इनसे मिलना। मैं पंजाब पुलिस को मुकम्मल तौर पे करप्ट तो नहीं कहता, लेकिन कितने फीसद करप्ट कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जिस तरह का माहौल है ना, 99.9% अच्छी है, करप्ट है। तो 0.1% नहीं है। 0.1% में वो लोग हैं जो अपने आप को बस बचा रहे हैं, वो नेक रूहें होंगी, उनके या तो माली हालात ठीक है या फिर वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। क्योंकि जिस तरह का माहौल डिपार्टमेंट के अंदर है ना, कोई बंदा करप्शन किए बिना रह नहीं सकता। ये डिपार्टमेंट ठीक कैसे हो सकता है पंजाब पुलिस का? जब सारे डिपार्टमेंट ठीक हो जाएंगे, जब आप और मैं ठीक हो जाएंगे। क्या किया जाए, सारे डिपार्टमेंट कैसे ठीक हो? अब मैं बताता हूँ। इंसाफ का निजाम। फर्ज करें मैं आपके ऊपर पर्चा करवाता हूँ झूठा, तो पर्चा तो झूठा तभी होगा ना जब मैं इसको पैसे दूंगा किसी को। बिल्कुल राइट। तो सबसे पहले तो मैं बुरा हूँ। बिल्कुल। आप पर्चे से बचने के लिए पैसे दे देते हैं। फर्ज करें मेरा वाकई पर्चा करवाना आपके ऊपर बनता है, आप पैसे दे देते हैं, तो सबसे पहले तो बुरे आप हैं, मैं हूं। अर्राशु वल मुर्ताशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी। तो पहले तो अवाम बुरी है ना, जो रिश्वत देती है या लेती है। मुझे एक बंदा मिला,
वो काफ़ी अमीर था, उसको किसी के साथ गरज थी। उसने कहा कि मैंने जो है वो 10 से 12 लाख रुपए लगाया है और पूरे पंजाब में 25 पर्चे करा दिए उस बंदे पे, और वो दर बदर वो खुदकुशी, इतना मेंटली डिप्रेस हो गया कि वो खुदकुशी कर लेगा। उसने ज्यादा पैसे लगा दिए। सस्ता काम है तो बोतल से पर्चा हो जाता। अच्छा, हाँ, शर्त ये है कि बोतल ठंडी हो। अच्छा, अल्लाह मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई करूंगा मैं, सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं, जुडिशियल डिपार्टमेंट में बड़ी करप्शन है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ पुलिस ऑफिसर करप्शन पे मजबूर है, तनख्वाहें बड़ी लिमिटेड है। दूसरे नंबर पे अगर किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किसी मुलजम को पकड़ लिया, उसने रिमांड पेश करना है, तो पहले रिमांड फॉरवर्ड करवाना पड़ता है प्रोसिक्यूशन ब्रांच से। प्रोसिक्यूशन ब्रांच वाले तब तक फॉरवर्ड नहीं करते जब तक कि ये 1000-1500 ना लगा दे। बिल्कुल ठीक है, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब एक पर्चे के अंदर 2 से 3 रिमांड हो जाते हैं तो 4500-5000 का खर्चा, फिर मिसल तैयार करने पर 2 से 4000 का अलग से खर्चा। बिल्कुल ठीक है। उस बंदे को जुडिशियल करना है ना, तो अगर जेल जाना है तो जेल पुलिस ने कहना जी 1500 रुपया काट दो, बिल्कुल ठीक। नहीं देंगे तो वो कहेंगे जी ये फॉर्मेलिटी पूरी कराओ, वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एक बंदे को फिजिकल रिमांड से लेकर जुडिशियल रिमांड तक पेश कराते कराते 10-12 हजार खुल जाता है। अब वो सरकार तो नहीं पे कर रही, वो फिर इसी तरह पूरे करता है। भैया साहब, हर बंदा अपनी कुर्सी के हिसाब से, ओहदे के हिसाब से फिरौन बना हुआ है। वाकया सुनाऊंगा, आप हैरतज़दा होंगे कि एक पेशेंट था, उसकी सर्जरी हुई और वहाँ पर एक आया थी, तो वो आकर ना सारा गंद ना जो है वो सारे बेड्स का इकट्ठा करके ना पूरा S2 यूनिट था, सर्जिकल 2, तो उसके बेड के नीचे लगा देती थी। तो उस बंदे ने कहा कि जी हमारे बेड के नीचे क्यों ये सारा गंद लगा देती हो? तो उसने कहा कि जी सारे बेड वाले ना मुझे रोज का 500 देते हैं, तुम नहीं दे रहे, तो तुम दोगे तो फिर ये गंद जो है वो हम यहाँ से उठा लेंगे। तो आप अगर देखें तो हर डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, उसमें एक क्लर्क भी है ना, तो वो भी जो है वो ज्यादती कर रहा है अपनी सकत के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से इंसाफ का निज़ाम अगर पाकिस्तान में सही तरह से, उसमें भी करप्शन है, अगर राइज हो जाए तो ये सारी चीजें खत्म नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ आपकी बात को मैं सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ फिफ्थ भी करूंगा। बात ये है कि अगर सिर्फ अदालतें इंसाफ फराहम करना शुरू कर दें तो सारे डिपार्टमेंट ठीक हो जाएंगे, टोटल सारे A to Z। आप मुझे बताएं, झूठा पर्चा होता है, जज को देखते पता लग जाता पर्चा झूठा है, बिल्कुल देखते पता लग जाता, उसके बावजूद वो उसके अंदर रिमांड दे रहा है, वो डिस्चार्ज नहीं कर रहा, हालांकि उसके पास इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता, अख्तियारात, इतनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। उसके बावजूद वो फिजिकल रिमांड भी दे रहे, उसके बावजूद वो उसको जुडिशियल भी कर रहे, उसके बावजूद उसकी जमानत भी खारिज हो रही। अदालतें अगर ठीक हो जाएं, जज इंसाफ फराहम करना शुरू कर दें, तो मजाल नहीं है कि कोई नाइंसाफी करे। पता पर्चा झूठा है, पहले तो उस आयु को घसीटे, और ये इंसाफ का निजाम आ गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। हज़रत उमर ने कहा था कुफर का निजाम चल सकता है, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। कैसे आएगा इंसाफ? जब आप और मैं ठीक हो जाएंगे। देखिए, दुनिया के अंदर 10% लोग अच्छे हैं, 10% लोग बुरे हैं, 80% लोग वो हैं जो या तो 10% अच्छों से इंप्रेस हो जाएंगे या 10% बुरों से इंप्रेस हो जाएंगे। बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात। अब अगर तो 10% अच्छे अपनी आवाज उठाना शुरू कर दें और कहीं जो करना है कर लो, मैं हक का साथ दूंगा, बिल्कुल ठीक है, तो वो जो 80% बैठे हैं ना, वो इस इंतजार में बैठे हैं कि ये 10% हमें लीड करें। बिल्कुल ठीक है। और जब वो 10% बुरों से डर जाते हैं ना, तो वो जो 80% होते हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं। राइट पॉइंट। तो इंसाफ का निजाम कब कायम होगा? जब आप और मैं डरना छोड़ देंगे, आप और मैं लड़ना शुरू कर देंगे हक के लिए। अक्सर मैंने सुना है कि जमीन होती है 250-300 करोड़ की, और एक बंदा होता है प्रॉपर्टी डीलर, वो अपने साथ वकील अटैच करता है, वकील अपने साथ जज को मैनेज करता है, और वो जो ज़मीन होती है वो ना तो वकील की होती है, ना जज की होती है, ना उस बंदे की होती है, लेकिन उसके बाद वो तीनों के नाम हो जाती है। ये क्या तरीकेकार है? आप कहते हैं जज, वकील और उस बंदे के नाम हो जाती है?
ये यानी हिस्सा जो भी नाम हो ना हो, लेकिन वो जितने की जमीन होती है 3 हिस्से बन जाते हैं। हारिस भाई, ये केस मैंने तो इस तरह के केसेस नहीं देखे। बेनामी जायदादें जरूर होती हैं, लेकिन इस तरह हवा में चीजें किसी के नाम नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकल प्रेशर जरूर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर से कब्जे जरूर होते हैं, डिपार्टमेंट कब्जे जरूर करते हैं। कई मरतबा हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेनामी ज़मीनों के ऊपर कब्जे करते हैं और फिर वहाँ पर बैंक्स भी बनते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े प्लाजास भी बनते हैं, वहाँ पर छावनियाँ भी बनती हैं। तो उसमें ये सारे डिपार्टमेंट मैनेज होते हैं, वरना तो जो ऐसी ज़मीन है उसको तो एलडीए गिरा देता है। डिपार्टमेंट मैनेज क्यों होना है? वो प्रेशर इतना होता है और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रेशर इतना होता है कि वो कब्जा आप ले नहीं सकते, कब्जा नहीं ले सकते। पाकिस्तान में आप बस एक चीज समझ लें कि जो जमीन किसी की नहीं है ना, वो जमीन डिपार्टमेंट की है। अब वो डिपार्टमेंट कहीं है, वो पुलिस है, वो फौज है, वो अदालतें तो खैर इन चक्रों में नहीं आती, लेकिन जिस डिपार्टमेंट के पास पावर है वो उसकी सबसे ज्यादा किन लोगों की जमीनों पे कब्जा होता है? किन लोगों की जमीनों पर? बेवकूफ लोगों की जमीनों पर, या ओवरसीज जो इधर होते नहीं, बेवकूफ लोगों की जमीनों पर। क्या किया जाए? ऐसा कोई गुर बताए उन लोगों को, बेचारों को, जो जिनकी जमीनों पे कब्जा हो जाता है और उसके बाद वो दरबदर हो जाते हैं। जमीन पर कब्जा भला कब होता है? जब आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मसला होता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मसला तब क्रिएट होता है जब आप चीज को बाय करने लगते हैं तो आप प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं करते। केवी टेम्पटर का एक कानून है। केवी टेम्पटर का मतलब है मुश्तरी होशियार बाश। ठीक है, खरीदने वाले को होशियार रहना चाहिए। लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कई ऐसी जमीनें हैं जो कि 10-10 मरतबा सेल हो जाती हैं। अब जिसने पैसे देकर खरीदी है ना, वो अपने आप को कहता है मैं हक पे हूँ, वो अपने आप को हक पे कह रहा होता है। अदालत में केस हार जाता है, क्योंकि जिसने सबसे पहले खरीदी होती है सबसे पहला राइट उसका होता है। बाकी 9 लोग। अब वो जमीन का केस नहीं कर सकता, वो फ्रॉड का केस करके अपने पैसे जरूर रिकवर करवा सकता है, लेकिन अगर जमीन के केस में हार जाता है तो वो अदालतों के इंसाफ पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि गलती उसकी अपनी है कि जो जायदाद अगर 10 मरतबा हाथों में बिक चुकी है या 3 हाथों में बिक चुकी है, वो चौथे नंबर। यानी उन लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जमीन का केस हार जाएंगे, आप फ्रॉड का केस करें, और वक्त भी जाया होता है इस तरह। कई मरतबा लोग अपना वक्त जाया कर रहे होते। अच्छा, आप गिरफ्तार हो गए थे, तो क्या यानी कि कैसे आपको उठाया गया, और जो है वो आपके साथ कौन कौन लोग खड़े थे, किस किस ने साथ दिया लीडरशिप में से? मेरे साथ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का हर बंदा ही साथ, वकीलों के अलावा आवाम भी। आप भी साथ हैं, आपने बड़ी वर्किंग की है इस मामले के अंदर, अल्लाह पाक आपको अपनी जुबान में रखे। देखिए, बात वही है, बात तो इज़्ज़ु मंतूशा, बात तो ज़िल्लु मंतूशा। मुझे मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसका नाम नवीद अंजुम। नवीद अंजुम वही आईओ है जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का भी आईओ है। अच्छा, ये बड़ी बात है, 9 मई के काबिल गौर बात है। मेरे मोबाइल कब्जे में लिए गए और वो चाहते थे कि कोई ऐसा क्लू मिल जाए कि 9 मई के केसा च फसाई है। अच्छा, यानी कि लंबा घसीटने के चक्कर में। और जब मुझे पकड़ा गया था तो आईओ सारा दिन मेरे मोबाइल पकड़ के ना, विदाउट एनी अथॉरिटी, यानी स्मार्ट आई, एक वीडियो के ऊपर मेरी गिरफ्तारी पड़ी है। तो मेरे आईफोन्स पकड़ के उसके ऊपर चेहरे से वो खुलते थे, उसने चेहरा लगा के खोल लिया। सारा दिन वो एक वीडियो देख रहा है, अंदर कोई 1200-1300 वीडियो। राइट, पर्सनल डाटा भी आपका? पर्सनल डाटा ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं फैमिली की पिक्चर्स अपने मोबाइल में रखता ही नहीं, या तो मेरी अपनी 2-4 तस्वीरें होंगी या मेरी वीडियोस हैं। तो वो चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे पता लग जाए कि इसको 9 मई के अंदर किस तरह डालना है। खैर, वो नाकाम रहा। ऐसी उस वीडियो में क्या चीज थी जो इतनी आग लगी? उस वीडियो के अंदर मैंने हवालात की वीडियो बनाई है, और ये समझ लें जिस तरह मेरी ये पीछे दीवार नहीं है, ये इसी तरह हवालात है, और इसी तरह ये जंगले लगे हुए हैं, और जंगलों के पीछे कोई 35 बंदे हैं। आपका मेरा ये जो रूम है ये फिर बड़ा होगा। अच्छा, इसका आधा कर दें तो छोटी सी स्पेस है, उस छोटी सी 10 फुट की मैक्सिमम, 8-10 फुट की, आप 8 फुट के 8 बाई 8 का कमरा था, यानी उसी हवालात में मैं रहा हूं।
अच्छा, आप भी रहे हैं। जिस हवालात की मैंने वीडियो बनाई है ना कि ये 8x8 के हवालात के अंदर 35 बंदे आपने डाले हुए, तो गरज निकालने के लिए आपको भी उधर डाला? उधर ही डाला। तो आईजी पंजाब को मैंने मैसेज दिया था कि जनाब मेहरबानी, आपने थानों को बाहर से खूबसूरत बना दिया, 100 करोड़ लगा के कोई पैसा कोई हवालात के अंदर भी लगा दें कि जहां मुल्जमान को रखना है। अभी तो उनके ऊपर इल्जाम है ना, जुर्म साबित थोड़ी हुआ है, क्या आप उनको इतने बुरे तरीके से ट्रीट करें। खैर मुझे गिरफ्तार किया गया और फिर उसी हवालात में मैं रहा 4 दिन, उसके बाद जेल शिफ्ट हो गया। कौन कौन था जिसने बहुत साथ दिया वकला हज़रात में? सब थे, सब थे। मेरी लाहौर बार के सदर मुनीर भट्टी साहब, लव यू, वो तो शीशा पलाई हुई दीवार उन्होंने बने तो थे। कमाल कर दिया। मेरे हाईकोर्ट बार के सदर भट्ट साहब, वैसे तारीख में मैंने मुनीर भट्टी जैसा लीडर नहीं देखा लाहौर बार में। डंडा दिया उसने पूरा, जितना वो कर सकता था डट गया था। उसने किया। ये मेरा ख्याल लाहौर बार की तरीक का वाहद वो साल है जिसमें सदर की पावर को इतना कर्टेल करने की कोशिश की है, प्रेशर डाल की, कि मेरा नहीं ख्याल के 70 सालों में इतना हुआ होगा। बिल्कुल। उसके बावजूद उस बंदे ने 3-4 महीने हड़ताल की है कि बुकला को आप दबा नहीं सकते। फिर भट्ट साहब ने बड़ी वर्किंग की, उनकी पूरी टीम ने बड़ी वर्किंग की है, हर वकील ने वर्किंग की है, हर बंदे ने। मैं तो स्पेशल लव यू करता हूं हर उस बंदे को जिसने अगर एक लाइक भी किया ना किसी की वीडियो के ऊपर कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं उस बंदे का भी शुक्र। आपके पेज को तो नहीं नुकसान पहुंचाया इन्होंने? मेरी टीम बड़ी अक्लमंद है। जैसे मुझे गिरफ्तार करके लेकर गए हैं तो मेरी टीम ने वो एडमिन से हटा दिया आपको? नहीं, मेरी टीम ने क्या किया, मेरी टीम ने फौरी तौर पर वो जो डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, जहां से गिरफ्तार किया था, वरना वो वीडियो वो उसके ठीक आधे घंटे बाद जब वो मैं थाने चला गया, उनको याद आया डीवीआर तो चुके नहीं। तो वो मेरी पंजाब पुलिस इतनी बेवकूफ अभी भी है? आपको उनकी बेवकूफी की दास्तान सुनाता हूं। हारिस भाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है। आप अंदाजा कीजिए कि किस कदर ये बेवकूफ हैं। मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, मुझे अपने गिरफ्तार होने से घंटा पहले पता लग गया था इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना। बिल्कुल ठीक है, घंटा पहले पता चल गया। मुझे कॉल आ गई कि मतीन भाई कोई एक डाला, कोई दूजा डाला, कोई तीजा डाला, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਦੇ आ रहे ने कि मतीन दा दफ्तर किथे, मीर मतीन दा दफ्तर किथे। अब मेरी लोकेशन, यानी मुखबर इनके अपने ही बंदे हैं। आप अंदाजा कीजिए ना, मेरी लोकेशन गूगल पर अवेलेबल है। मेरा नाम लिखे लोकेशन पर, मैं बैठा होता हूँ डंके की चोट पे दफ्तर खोल के। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे ढूंढने के लिए उन्होंने जो मुखबर लगाए हुए थे वो मुखबर मेरे तक इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अच्छा, वो खुद दे रहे थे? तो आप अंदाजा कर बोतल और खाने वाली बात, वो आप अंदाजा कर लें कि ये कितने के सियाने होंगे। अगर तो मैं वाकई क्रिमिनल होता तो मैं भाग जाता। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई पर्चा है मुझे वारंट दिखाएं, गिरफ्तार करेंगे, मैं कोर्ट में जाऊंगा। अगर कोर्ट में मुझे ले जाते हैं गिरफ्तार करके तो मैं देखूंगा मैंने कौन सा कोई बंदे वारंट था इनके पास? कुछ भी नहीं था। तो ये जज, आप उस वीडियो को देखें कि मैं जज साहब ने क्रॉस पर्चा नहीं दिया इस बात पे। यही तो बात है हारिस भाई, जजां दे पट्टा च सा होए ना ते जुल्म रुक जाए। मेरे ऊपर पर्चा था पीके एक्ट का, 18 पीके एक्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि विदाउट टेकिंग वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट यू कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज्ड। तो वारंट क्या, ये तो मुझे उधर 30-35 बंदे आए हैं गन पॉइंट पर पिस्टल रख के पीछे मुझे लेकर के स्पीड तो वो लेकर गए। फिर मजे वाली बात, मेरे पर्चे के ऊपर लिखा हुआ है अब्दुल मतीन ने थाने में आकर एक वीडियो बनाकर जुर्म सर्जद किया जो कि काबिल मुआखजा है। वीडियो क्या है, आईजी पंजाब साहब आपने इन सारे बंदों को आपने अंदर बंद किया हुआ है, मेहरबानी करें। रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रियासत चलती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट हर्ष भाई ये है कि जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई है उस दिन 2 बंदों को इलीगल डिटेंशन से मैंने रिलीज भी करवाया है। अच्छा, 2 बंदों को उसी हवालात में मैं रिलीज करवा के गया हूं इलीगल डिटेंशन से। उसके बाद वीडियो बनी है, उसके बाद मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पकड़ा गया हूं। इंटरेस्टिंगली मेरे उस पर्चे के अंदर 780 आजाद होगी, दहशतगर्दी, वो भी लगा दी इन्होंने अब बिला जवाब। अब जज माशाल्लाह, यानी एक वकील को दहशतगर्द बना दिया इन्होंने। दहशतगर्द नहीं बना दिया, दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया। वही पर्चा, दहशतगर्द तो ये बना नहीं सकता। हाँ, ये चाहे भी तो नहीं बना सकते। इन्होंने कोशिश यही की ना कि पर्चे में तो यही शो कराया ना कि एक आम इंसान है, बस पाकिस्तान का शहरी है, मुहिब्बे वतन है, तो उस पे ये ऑफेंस डालना भी
जो है वो मेरे ख्याल से जज साहब को इस पे तो पर्चा दे देना चाहिए था दूसरी पार्टी पर। यही तो बात है। मैं अब जजेस के बारे क्या कहूँ? नहीं तो जज के लिए तो आप लोगों की कम्युनिटी खड़ी हो जाती है जब जज के साथ ज्यादती हो रही, वुकला तो निकलते हैं जज। काश जजेस भी खड़े होते वुकला के लिए। ये जुल्म तो मैं कहता हूं कि 10 दिन। तो आपको क्या लगता है ऑर्डर आईजी का था कि और ऊपर से था ऑर्डर? एजेंसियों के भी थे मामलात और पुलिस के भी मामलात थे, मिल मिला कर था। तो जब गाड़ी में आप बैठते थे तो ऐसे निशान बनाते थे? अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं थी? वजह नहीं है। और इससे परेशान होते होंगे पुलिस वाले कि ये तो परेशान नहीं है। वो 2-4 दिन में थक गए थे। ऐसा जो साहब ने मुझे क्या मतीन तेरे पर्चे ने सानू ना घसीट छड़िया, सुबह भी डेट, दोपहर ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। मैं क्या ਮੈਨੂੰ पता ਤੁਹਾਨੂੰ रात ਨੂੰ भी किथे हाजिरी ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। उन्होंने आपको कहा कि नेक्स्ट टाइम जो है वो, उनको ऐसा लगा कि नेक्स्ट टाइम मियां अब्दुल मतीन जो है जब जेल से जाएगा तो वो इसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी? एनर्जी अब्दुल मतीन के अंदर पहले से ज्यादा हो गई है। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि नहीं रहेगी, डर जाएगा तो शायद के डर जाता, उनको लगता था कि डर जाएगा, नहीं डर सके, खौफजदा हो जाएगा। चाहते तो वो यही थी, लेकिन आप तो आकर और बहादुर हो गए। अब्दुल मतीन ने तो उनकी वैन के अंदर बैठे हुए डांग दे दी। और आपको उधर आपके साथ इजहार यकजहती करने के लिए काफी तादाद में साफी भी मौजूद थे, बड़े लोग थे। हर कोई मसला ये है कि अब कई लोग मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि मतीन भाई अब आप थाने में नहीं जाते। मेरे जैसे वुकला और शेर अफजल मरवा जैसे वुकला का ना जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो उनके अपने लोग होते हैं। हमारी आसीनों के अंदर सांप बैठे हुए। पंजाब बार कौंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि अब्दुल मतीन मजीद कोई थाने के अंदर वीडियो बनाएगा तो लाइसेंस सस्पेंड करेंगे। ये पंजाब बार कौंसिल ने बनाया है, और पंजाब बार कौंसिल तो वकीलों के ही तहफ्फुज़ के लिए बनी हुई है। यही तो बात कि जब तक अपने बंदे देखे मैं मुकाबला कर लेता, मैं यानी कि आपको रिस्ट्रेन कर दिया, करप्ट पुलिस वालों का भी मुकाबला कर लूं मैं जजेस तो फिर ठीक है, मैं उनका भी मुकाबला। ये नोटिस सिर्फ आपके लिए है कि सब वुकला के लिए? 5-6 वुकला के लिए आया। नहीं तो कानून तो सबके लिए होता है, 5-6 लोगों के लिए कानून तो नहीं बनाया जा सकता। यही तो बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाइसेंस की पावर उनके पास है तो वो जिसका मर्जी सस्पेंड करे, जिसका मर्जी बहाल करे। तो यही वजह है कि अब मैं थाने में तो नहीं जा रहा, लेकिन डंडा अभी भी मांझ के दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो करप्ट पुलिस वाले हैं उनको सिर्फ पता लग जाए कि अब्दुल मतीन के पास केस है, काम आता वहीं पे हो जाता। अच्छा, तो मियां साहब मुझे ये बताएं कि 4 दिन जो आप रहे तो तशद्दुद का भी निशाना बनाया इन्होंने? आप शुरू से वीडियो को देख लें, मुझे उठा के लेकर गए हैं 30-35 बंदे इन्होंने ना थाने के बिल्कुल बाहर खड़े किए हुए। ठीक है, वैन से बाहर निकालते ही 30-35 बंदे, कोई डंडे मार रहा है, कोई सोटे मार रहा है, कोई बूट पकड़ के मार रहा है, और मारते मारते इन्होंने वो बेहोश कर दिया। उठा के इन्होंने मुझे फेंका है फैसिलिटेशन सेंटर में, और रोजा था। जैसे मुझे होश आया तो मैंने इनको कहा कि जी मैंने सहरी कर रही। अब मेरी पॉकेट में पैसे पड़े हुए थे, मुझे ये कहते हैं कि क्या खाएंगे आप। अक्सर जब गिरफ्तार करते हैं पैसे भी चोरी हो जाती है, आपके बच गए थे पैसे? मेरे साथ कोई आपके साथ नहीं कर सकते थे, वरना उनको पता था इस पर भी वीडियो बन जाएगी। मैंने इनको कहा कि मेहरबानी करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਫੜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ क्योंकि रोजा तो मैं रखना है। तो इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा मतीन भाई अल्लाह पाक दी कसम अपनी तरफों आज तुहानू लिया के देवांगा। मैं कैसे ठीक है। फिर उसने कुछ ला कर नांचे ने रख दिए तो मेरा जबड़ा काम नहीं कर रहा था। अच्छा, मार मार के ना बूट मुक्के डंडे तो मुंह नहीं खुल रहा था। फिर मैंने इनको कहा कि कोई ना लस्सी ले आओ, तो मैं सिर्फ लस्सी पी के रोजा रखा। फिर मैंने लस्सी पी के रोजा रखा, फिर थका हुआ था सारी रात, आपको पता दफ्तर का काम था। फिर दफ्तर के बाद मेडिकल हुआ था आपका? मेडिकल हुआ, 9 इंजरीज आई मेरी।
तो आपने भी कोशिश नहीं की कि आप कोर्ट से ही ऑर्डर लेके मेरी रिट लगी हुई है अब्दुल मतीन बनाम आईजी पंजाब। मुझे तो ये छोटे मोटे एसएचओ से कोई तल्लक ही नहीं। यानी केस मैं तो आईजी के साथ आईजी पंजाब को मैं घसीटूंगा अदालतों के अंदर कि मेरे ऊपर 6 थानों में पर्चे हुए। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद मुझे ये है इंशाल्लाह मेरी अदालतें मुझे इंसाफ देंगी इंशाल्लाह। कोई ऑफर आई हो वहां से सुलह कर लो? ऑफर मेरे तक डायरेक्टली तो कोई नहीं पहुंची और ना मैं एक्सेप्ट करूंगा। कोई टाउट आया हो? अल्लाह पाक करम करेगा। घर जब गिरफ्तार हुए घर वाले परेशान होंगे बहुत ज्यादा? नहीं, मेरी वालदा ने मुझे कॉल की, मैं हवालात में था, चौथा दिन था, मुझे चंद वकला मिलने हैं और मैंने कहा कि रिक्वेस्ट की मेरी ना घर बात करवा दे बस। मेरी वालदा ने कॉल की तो मेरी वालदा ने मुझे कहा मतीन मैं पुत्र तेरे को राजी हो गई है। बस मैं आके होने मनु साल भी अंदर नो प्रॉब्लम और वालदा ने कहा मैं राजी होगी। मेरे वाले साहब तबलीग पर थे। अच्छा। उस वक्त वो कश्मीर में थे। ठीक है। तबलीग के सिलसिले में तो उनको पता लग गया था। वो आते तो अपने बेटे के मामले को कंटेस्ट कर सकते तो उन्होंने कहा नहीं मतीन खुद देखेगा, पूरी अवाम करेगी। उनको पता लगा दूसरा बेटा भी अरेस्ट हो गया अगले दिन, कोई मसला नहीं। तो आप जब जेल से बाहर आए तो अवाम ने तो ऐसे इस्तकबाल किया जैसे लीडर आता है। बारात निकली हुई थी हमारी अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है और इंशाल्लाह हम इस इज्जत को कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। फैमिली में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है? फैमिली में वालिदैन से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती, तो वालिदैन के बाद मुझे अपनी बहनों से, भाइयों से। और मैरिड हैं आप? नहीं अभी तक मैरिड नहीं। अच्छा। कोई मोहब्बत की हो? मसला ये है नहीं, वकीलों का मसला बता देता हूँ आपको। वकीलों ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ है नहीं। अगर वकील इतना फेमस हो, नहीं, ये बड़ी तलख हकीकत है। बात फेमस वकील की नहीं है, बात है एक ऐसे वकील की जिसके ऊपर कभी भी कोई हमला हो सकता है, एक ऐसे वकील की जिसकी गिरफ्तारियां मुमकिन है, एक ऐसे वकील की जिसके ऊपर मसाइब आ सकते हैं। तो उसकी फेम तो एक तरफ है लेकिन उसके साथ जो दूसरे मसले हैं वो दूसरी तरफ है। तो इसलिए कोई भी जो सोफिस्टिकेटेड फैमिली है ना वो वकील को रिश्ता देते हुए डरती है। यानी वकील ही वकील को दे सकता है? वकील भी अपनी बेटियों का या अपनी बहनों का रिश्ता वकील को देते हुए कतराते हैं। अच्छा। ये एक हकीकत है, तलख हकीकत है। और मैं ये समझता हूँ कि वकला के ऊपर जब भी कर्म होता है, ये सलमान सफदर साहब की मैं उस दिन सुन रहा था, एक टॉक कर रहे थे वो स्टूडेंट्स के साथ, तो वो कहते हैं कि वकील के उत्ते जो भी एहसान होना है ना, उनकी फूफी ने, उनकी खाला ने या उनके मामे ने एहसान करना। आम बंदा उससे डरता है। खैर हमारे मामले के अंदर हम वहां पर भी बदकिस्मत है। मेरे वालिद साहब अपने घर में सबसे बड़े, मेरी वालिदा अपने घर में सबसे बड़ी, तो हमारे कजन छोटे थे, कोई मैच ही नहीं है। तो कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इश्क हुआ हो, प्यार हुआ हो? ऐसा मौका ही नहीं है कभी। नहीं, नथिंग। कामों के अंदर मसरूफ रहे हैं। मैं जब पढ़ने वाला स्टूडेंट था तो 18 घंटे पढ़ता था। और आपने बताया मैं टॉप करता था, टॉप तो वही करता है जो डिस्ट्रैक्ट ना हुआ। और जब काम करने की फील्ड में है तो फील्ड में 18 घंटे काम करते हैं। ठीक है। यानी अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि आज इतवार वाला दिन है, आपने भी खसूसी वक्त निकाला हमारे लिए, हम भी इस खसूसी वक्त निकाल कर आए क्योंकि आम दिनों में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लाइंट्स बैठे होते हैं, काम चल रहे होते हैं, तो फील्ड के अंदर है तो 18 घंटे काम है। बिल्कुल। तो हम वो लोग हैं जिनके पास अफेयर चलाने को टाइम नहीं, राइट? तो मैसेजेस तो काफी आते होंगे इनबॉक्स में, कभी खोल के देखें? वो एक सेपरेट चीज मैं शायद उन चीजों पर उस तरह तवज्जो दे नहीं पाता। फर्ज करें अगर आ भी जाए तो जब तवज्जो नहीं मिलती चीजों की तो वो कभी कंक्लूजन और फाइनलाइजेशन की तरफ नहीं जाती। वैसे 1 साल के अंदर अंदर शादी हो जाएगी आपकी? हो सकता है अगले हफ्ते हो जाए। अच्छा, यानी तैयारी हमारी तरफ से तो तैयारी पूरी है, बस इंतजार है अब कि 2 खानदान। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो कौन सा खानदान है जो जुड़ेगा? कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। मियां साहब, शेर अफजल मरवत आपकी कम्युनिटी का एक लॉयर है, कैसा इंसान है? शेर अफजल मरवत और मेरे जैसे वकला का मसला एक है कि हम तब हारते हैं जब हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत वाहद वो
पॉलिटिकल लीडर था कि जब इमरान खान और पूरी पीटीआई के ऊपर सबसे ज्यादा जोर पड़ा हुआ था ना इस्टेब्लिशमेंट का और बाकी पॉलिटिकल अदारों का, यानी दब चुके थे, गिर चुके थे, खत्म हुए पड़े थे, तब शेर अफजल मरवत बंदों का पुत्र बनकर, मर्द मुजाहिद बनकर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, करिया करिया गली गली वो भाग गए, दौड़ा है इमरान खान का पैगाम देने के लिए। और उसने कुछ एनर्जी भी डाली थी लोगों में। शेर अफजल मरवत का अंजाम क्या हुआ? आस्तीन के जो सांप थे उसकी पार्टी के, उनको उसकी इज्जत रास नहीं आई। यही वजह है कि पार्टी से रुकनीयत भी मुअत्तल की जा रही है, यही वजह है कि इमरान खान से मिलने का भी मौका नहीं है। इमरान खान बैठा हुआ है जेल में, उसको नहीं पता कि उसको नहीं पता, क्योंकि उसके जेल में जाने के बाद शेर अफजल मरवत ने कार्रवाई की है। हाँ, उसको ये जो चंद सीटें पीटीआई को मिल गई हैं शेर अफजल मरवत की वजह से मिली है, क्योंकि जो जान उसने डाली है ना वो किसी और लीडर के पास तो थी नहीं, तो उसको खाने वाले ऐसे ये मुर्दों में जान डाल दी। और वो मुश्किल हालात थे, हालांकि देखें आज तक इलेक्शन भी हो गया है, केपीके में गवर्नमेंट भी बन गई, आज भी वो जलसा नहीं हो सकता, लेकिन उसने किस वक्त जलसा किया था। एब्सोल्युटली राइट। हमारा भी मामला कुछ उसी तरह का, हम भी एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, तीसरी तरफ हमारी अपनी जुडिशरी है, चौथी तरफ करप्ट अदारे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट है, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी बार अगर हमारे साथ शेर अफजल मरवत को पीटीआई में सबसे ज्यादा पजीराई मिली, सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, उसको पीटीआई में पजीराई नहीं मिली, उसको अवाम में पजीराई मिल गई, अब अपनी पहचान बन गया खुद। और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान जब बाहर आएगा और उसकी वर्किंग देखेगा और लोगों से कोऑर्डिनेट करेगा ना इमरान खान, तो शेर अफजल मरवत को दोबारा वो लीडरशिप मिलेगी, दोबारा वो इज्जत मिलेगी, इज्जत कुछ आला ओहदे पे फाइज होगा। ओहदे की उसको चाहत नहीं है, नहीं है, वो बंदा जज रहा है, हाँ, वो बंदा एक बड़ा अच्छा वकील है, उस बंदे के पास मालो दौलत की कमी नहीं है, राइट। वो बंदा सिर्फ मर्द मुजाहिद था जो लड़ निकला, हक सच पे डट जाने वाला लीडर आदमी। खैर आस्तीन के सामने मीर जाफर मीर सादिक अपने पर आए हो गए, और दोस्त जब मारे तो दुश्मन का तो पता होता है कि हमला करेगा, दोस्त का नहीं पता चलता। यही तो वजह है कि वो जो लाइमलाइट शेर अफजल मरवत को मिली उसको दबाने की कोशिश की गई। एहसन शाह का क्या बनेगा? ये एक लंबी स्टोरी है। आपको वैसे क्या लगता है? वही मामला है, क्योंकि उस पर्चे के अंदर इतने मसाइल हैं, और फिर एहसन शाह पर्चे के अंदर नामजद नहीं, ततीमे बयान के जरिए डाला गया। फिर जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, हमारी कोर्ट्स का जो निजाम है, उसको देखते हुए मुझे तो वो जुर्म साबित होता हुआ नजर नहीं आता। रिहा हो जाएगा एहसन शाह? जमानत पर तो जरूर, लेकिन अगर रिहा हो गया तो ज्यादा खतरे में नहीं है एहसन शाह? नहीं, रिहा होने के बाद मार नहीं दिया जाएगा? नहीं, ये लोग शरीफ लोग हैं, क्या पता जिन्होंने इससे करवाया वही इसको मार दें। ये मुमकिन भी है, लेकिन वो लोग भी फंसे पड़े हैं। आपको क्या लगता है उनका मुश्किल वक्त आ गया? रूटीन मैटर है उनके लिए, रूटीन मैटर है। पाकिस्तान वापस आएंगे वो लोग? पाकिस्तान से भाग कैसे गए, सवाल ये है। पर्चा अगर 45 मिनट में हो सकता है तो उनका नाम ईसीएल में या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं आ सकता, और उनको कैसे पता लगा कि हमारा नाम आ गया पर्चे के अंदर? और जब ये केस चला था तो डीआईजी थे कैप्टन लियाकत, और चेंज हो गए थे वो 2 दिन बाद। इस केस को वो हैंडल कर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत डीआईजी सीआईए हैं थे। हाँ, इस केस के 2 दिन बाद इमरान किश्वर को लगा दिया गया था। इमरान किश्वर सियासी पुष्ट बनाई थी इस केस में, आपको लगता है? नहीं, उसकी 2-4 और वजूहात थी। कैप्टन लियाकत के और भी मसले हैं बड़े, कैप्टन लियाकत के और भी बड़े मसले। मेरे पास परसों जो एक खातून आई थी, वो कह रही थी कि मेरी घर से एक लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज पुलिस वाले उठाकर लेकर गए, और वो जो लैंड क्रूजर है वो कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली के इस्तेमाल में। पुलिस वाले आके जबरदस्ती उठा के लेके गए। अब उसकी बात में कितनी हकीकत है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये मैंने आपको बताया। हाँ, जो उस खातून, तो उसने क्या कहा कि वो डॉक्टर है, वो खातून वो डॉक्टर है, अब वकील बन रही है। उसके हस्बैंड के पेट्रोल पंप्स हैं अमेरिका के अंदर, बड़े मालदार बंदे हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी नहीं ले पा रहे, लैंड क्रूजर। तो उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमारा केस लड़ें? आए थे मेरे पास, मैंने कहा मुझे कंक्रीट एविडेंस दिखाएं साबित करने के लिए, फिर मैं जरूर लूंगा। लेकिन पुलिस एविडेंस रहने नहीं देती, घर से कैमरे तक उठा के ले जाती।
कोई पर्सनल ग्रज बताई हो उसने? पर्सनल ग्रज कोई नहीं होती। देखिए एक चीज पहले क्या है, दोस्ती थी? माले गनीमत है भाई, माले गनीमत है हारिस भाई। उनको पता है कि ये अमेरिका के रहने वाले लोग ओवरसीज हैं, सड़क कुछ उखाड़ नहीं सकते। पढ़ो जो अच्छा है पढ़ो। मियां साहब लाखों रुपया फीस लेते होंगे साहिलों से? जरूर चार्ज करते हैं, जो दे सकता है, कैपेसिटी रिस्की है। जो नहीं दे सकता? दो असूल हैं, फीस लेनी तो अपनी मर्जी की, नहीं लेनी तो फ्री काम करना। फ्री भी कर देते हैं, ऐसे वकील होते हैं? कई वकील हैं जो फ्री काम करते हैं, और उस फ्री काम करने के बाद जो है वो अल्लाह की तरफ से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ही अलग है। जब आप फ्री काम करते हैं ना, तो एक एनर्जी आती है, ऐसी एनर्जी कि जो मेरा ख्याल है कि मैंने कभी वो फील ही नहीं की। रूह मुतमईन हो जाती है, दिल रूह मुतमईन हो जाती है। दुआएं भी लगती हैं लोगों की बहुत ज्यादा। ये दुआओं की वजह से तो बचे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, वरना जितनी दुश्मनियां जिन बंदों के साथ, गैंगस्टर्स के साथ दुश्मनी नहीं हमारी, गैंगस्टर्स के जो गैंगस्टर्स को पकड़ने वाले हैं, जो उनके अब्बू हैं, हमारी दुश्मनियां उनके साथ चल रही हैं। हालांकि लोग तो गैंगस्टर से डर जाते हैं, तो ये गैंगस्टर्स के अब्बू हैं, ये यानी इनके पास गैंगस्टर्स को पढ़ो। आप अंदाजा कीजिए ना कि कोई भी अगर ये चाहें तो इनके पास तो जितने क्रिमिनल्स हैं, शूटर्स हैं, ये कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। तो कैसे अपनी सेफ्टी करते हैं? अल्लाह करता है, अल्लाह हिफाजत करता है। माँ रोज कोई फूक मारती है निकलने से पहले? कई माएँ मारती हैं, कई माएँ मारती हैं, ये बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि काफी माओं की दुआएं आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई ऐसा केस हो कि जिसमें साहिल बड़ा परेशान हो और आपने जो है उसका मसला हल किया हो, तो वो उसने आपके हाथ चूम लिए हो? अभी करंटली 2 केसेस आए मेरे पास। एक मैंने प्रो बोनो किया, एक मैंने फीस चार्ज किया। आज जो प्रो बोनो पहले वो बताता हूँ। एक बुजुर्ग है, वो मेरे पास आके रो पड़े, 66 साल उनकी उम्र, पुत्र पूरी उम्र हलाल दी कमाई, मिस्त्री ही गावा में, हुण मैं काम नहीं कर सकता, मेरा बेटा कला घर च काम करने वाला है, डकैती का झूठा पर्चा हो गया बेटे, जमानत नीचे मजिस्ट्रेट से भी खारिज हो गई है, सेशन से भी खारिज हो गई है, हाई कोर्ट में आपने जमानत करनी। मैं क्या बुजुर्गों FIR पढ़ाओ, पता लगे शनाख्त प्लेट भी हुई पड़ी है, बाकी मामलात भी हैं, तो हाई कोर्ट ने भी जल्दी की है, बेल नहीं देनी। कितनी फीस हो गए? पुत्र रुपया तो मेरे को एक भी नहीं गया, तो किराया भी तुसी देना वापस जान दा। अब इस तरह का मामला आ गया, तो मैंने उस केस को टेकअप किया, मैंने कंप्लेनेंट से बात की, वो भी कोई खुदा तरस निकला। मैंने कहा यार इस बंदे दे बेटे दे उत्ते ना झूठा पर्चा हो गया, अज तूं माफ ना किता कि खुदा ना ख्वास्ता तू किसी मसले च फंस गया कि अल्लाह ने भी तेनू माफ नहीं करना। उसको तरस आ गया। वो 2 से 3 दिन के अंदर उसने अपने कोर्ट में आकर बयान दिए, उसकी जमानत हमने नीचे रखी, दोबारा जमानत करवा दी, कंप्रोमाइज की बुनियाद पर, पर्ची खत्म, खारिज हो गया। बाबा आया मेरे पास 3 से 4 दिन बाद, जमानत के 3 से 4 दिन बाद, मैं भूल गया था। वो आया कहता पुत्र मैं कभी जिंदगी च किसी का कर्जा नहीं लेता, लेकिन तुम अपना कर्जदार बनाता। ये कैसा केस था? आंखों में चमक होगी। वो बुजुर्ग रो पड़े और वो कांप रहे थे रोते हुए। जब भी डाली उन्होंने मुझे कूट के, और सुकून हो गया। फिर दूसरा केस मैंने उसमें फीस चार्ज की थी। 15 साल का एक बच्चा था और मैंने हेबियस फाइल की, पता लगा उस बच्चे के ऊपर चोरी का एक झूठा पर्चा है और रात के वक्त हाउस ट्रेसपास की FIR है। झूठी रिकवरी डाल दी 3.5 लाख की आईओ ने, कि 3.5 लाख मैंने रिकवर भी करवाया है, झूठी प्लांटेड रिकवरी, इसलिए कि मैंने बैलेंस टू डलवाया। तो वो फैमिली बड़ी परेशान। मैंने उस केस के अंदर बड़ी जान मारी बच्चे के लिए। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के लिए प्रोबेशन ऑफिसर तक को मिला। मैं कस्टोडियल टॉर्चर के लिए मैंने एप्लीकेशन मूव की, इस जगह से फाइल कर दिए, CCPO को एप्लीकेशन हेबियस कॉर्पस के अंदर कंप्लायंस लगा दी मैंने, एडिशनल सेशन जज के पास चला गया, मजिस्ट्रेट के पास फर्स्ट रिमांड, सेकंड रिमांड, थर्ड रिमांड, फिर नीचे से बेल खारिज हुई, सेशन कोर्ट से जाकर बेल करवाई। 21 दिन मुझे लगे। 21 दिन मुझे पता है कि वो मैंने कितनी शिद्दत से गुजारे हैं। उस बच्चे को मैं एक मरतबा जेल से बाहर ले आऊं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जेल से बाहर आया। बाल उसके बड़े बड़े थे, वो काट दिए जेल वालों ने। अच्छा। बाहर आती मुझे जप्पी डाली, मिला, कहता सर जी मैंने वकील बनना। बच्चा कहता है। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ और मुझे खुशी हुई, यानी ही मोटिवेटेड फ्रॉम यू। और मुझे ना
इस केस के अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग पहलू था ना भाई हारिस भाई, वो ये था, उसके वालिद साहब की मुझे कॉल आई जापान से। अच्छा, वालिद साहब जापान में होते हैं, यानी वो चोरी वाला बच्चा नहीं है, अबू कमाते हैं उसको। हाँ, मैंने आपको बताया ना, फीस भी मैंने चार्ज की। अब मामला ये है कि उसके वालिद साहब की मुझे कॉल आई, पहला रिमांड हुआ तो फिजिकल रिमांड मिल गया। फिजिकल रिमांड मिल जाए ना तो लोगों का वकील से भरोसा उठ जाता है। फिजिकल रिमांड का मतलब है कि वो बंदा फिर थाने चले जाएगा। 3 दिन का रिमांड हो गया, फिर 3 दिन वो आया, 3 दिन बाद जज ने फिर 3 दिन का रिमांड दे दिया। फिर वो आया, फिर 1 दिन का रिमांड मिल गया। अब यहाँ पर वकील की बड़ी तस्लील हो रही होती है कि वो रोजाना की बुनियाद पे आर्गुमेंट्स कर रहा है, उसके बावजूद जज इसको जुडिशियल नहीं कर रहा, रिमांड पे रिमांड दे रहा है, क्योंकि वो प्लांटेड रिकवरियां डालता जा रहा था। आइयो, उसके अब्बू की मुझे कॉल आई, सगीर उसका नाम है, जापान में होता है। कहता मतीन भाई, अल्लाह पाक दी कसम, अल्लाह तो बात सब तो ज्यादा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ है कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ केस लड़ते रहोगे तो ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਿਓ। वो जो यकीन था ना उसकी बात के अंदर, उस यकीन ने मुझे जगाए रखा। 21 दिन मैंने बड़ी वर्किंग की उस केस के ऊपर। फाइनली वो बच्चा बाहर आया और उसने आकर वकील बनने का इरादा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसी चीजें हैं हारिस भाई जो पोटेंशियल देती हैं, एनर्जी देती हैं। कोई ऐसा साहिल जो आया हो और उसने इतना पैसा टेबल पे रख दिया और आपने कहा उठा ले पैसा, ले जा, नहीं लड़ता मैं तेरा केस, मोटी फीस दी हो। साहिल से ज्यादा वो लोग आए हैं जो मुझसे कंप्रोमाइज चाहते हैं। एक मेरे पास मर्डर केस चल रहा था, तो दूसरी पार्टी ने मुझे अप्रोच किया। तो जैसे मुझे उन्होंने अप्रोच किया तो मैंने ये उनको पास अपने बैठाया, वीडियो कॉल पे मैं आ गया अपने क्लाइंट के साथ, और मैंने कहा देख लो एमओ अप्रोच करना है, तेना मैं दफ्तर तो ठुड्डे मार के कटन लगा। फिर मैंने अपने गनमैन को बुलाया, मैं कहता कटो बाहर। ऑफर क्या की उन्होंने? छोड़ दें, लाखों में करोड़ों में जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं, इतनी ऑफर थी। ऐसे मामला तो होते हैं हमारे रूटीन में। आपने मुझे शुरू में बताया कि मतीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी हुई है कि आप एक दिन का 1 करोड़ कमा सकते हैं। आपने मुझे बताया। हाँ, मैं कमा सकता हूँ। सेम इज विद मी। हारिस भाई, जिस पोजीशन पर आप और हम लोग हैं ना, हमें लोग सुनते हैं, हम जिन लोगों को लोग सुनते हैं ना, जिनके पीछे पब्लिक पावर है, ये रात सोने से पहले करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उसको मैं कमाना नहीं कहूंगा, उसको मैं कहूंगा दबाना। करोड़ों रुपए दबाना, गवाना। तो उसमें इज्जत हम गवा लेंगे, पैसा शायद ले आएंगे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 3 चीजें, इज्जत, पैसा, शोहरत, क्या चूज करेंगे? मेरा ख्याल अगर इज्जत मिली हो ना तो पैसा और शोहरत उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज है, शोहरत भी आने जाने वाली चीज है, लेकिन इज्जत एक बार ही आती है और एक बार ही जाती है, ऐसे ही। और ये तीनों चीजें इकट्ठी हैं हारिस भाई। आपको शोहरत मिल रही होती है, शोहरत के साथ इज्जत मिल रही होती है, शोहरत के साथ जिल्लत मिल रही होती है। और जब शोहरत मिल रही होती है तो शोहरत के साथ इज्जत का पैसा मिल रहा होता है या जिल्लत का पैसा मिल रहा होता है। बिल्कुल। तो ये शोहरत, इज्जत और पैसा इकट्ठे चल रहा होता है। बस देखना ये है कि इज्जत के साथ मिल रहा है या जिल्लत के साथ मिल रहा है। कोई ऐसा बंदा आपके पास आया हो और उसने कहा हो कि मेरे वकील बन जाओ और मैं इलीगल काम करता हूँ और तुम्हें हर महीने घर बैठे 10 लाख रुपया मिलता रहेगा। एक बंदा था जो कह रहा था कि हमारे ना पेट्रोल पंप्स चलते हैं, ये छोटे अड्डे नहीं होते जहां पर एक पंप चल रहा होता है, ये गैर कानूनी होता है, ये इलीगल होता है। तो इन पर आए दिन पर्चे होते हैं। वो कहते हैं कि मतीन भाई आप हमारे लीगल एडवाइजर बन जाए, जब भी पर्चा होना तो आपने थाने में सिर्फ कॉल करनी है कि मेरे क्लाइंट है। वो रुक जाता है, पर्चा रुक जाता है, थोड़ी सी डील क्लोज करनी, इनकार कर दी। वो काम यही था कि हम जहां पर भी बैठे हमें सिर्फ ये पता लगना है कि हमारे फलाने थाने की दूध में फलाने अड्डे के ऊपर पुलिस आई है, बस उनको मैनेज करना है। अच्छी फीस दे रहा था वो पर मंथ, लेकिन जैसे सैलरी होती है वो बहुत कुछ है, उसके अंदर कमीशन होते हैं हमारे। मल्टीनेशनल कंपनीज भी राब्ता करती हैं। हाँ, अभी एंग्रो कंपनी ने मुझसे राब्ता किया था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनका लीगल एडवाइजर बनूं, लेकिन उनके मामला कुछ ऐसे थे कि मुझे अपनी रिस्पेक्ट होती हुई नजर नहीं आ रही।
आप यहाँ पर मीटिंग आ रहा करें, था, इज्जत नहीं बन रही। हाँ आप इधर आए इनसे मीटिंग करें, उधर आए जी सीईओ से मीटिंग करें, नहीं ये काम नहीं हम कर सकते। आपने मीटिंग करनी है, आप हमारे दफ्तर में हैं, आपको अगर मेरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मेरी टीम आपके पास आ सकती है, टीम आपसे जरूर मिलेगी, लेकिन मैं नहीं बार बार आ सकता, मैं कोर्ट का बंदा हूँ। बिल्कुल ठीक है। मेरी टीम आके आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपका केस बुक करेगी, आपको कोई पर्टिकुलर मैटर है, आई विल गो इनटू द कोर्ट ओनली। बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इज्जत शोहरत आपने कमा ली है वो बहुत कम वक्त में कमाई है, अगर कोई और बंदा हो इस लेवल पे जाने तक कितने साल लग जाते हैं? हारिस भाई, इसका कोई, ये जो इज्जत वाले मामला है ना, इसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है शुरू होने का और पर्टिकुलर एंड नहीं है शुरू होने का। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, किसी को जल्दी मिलके जल्दी खत्म हो जाती है, किसी को देर से मिलती है लेकिन देर तक चलती है। अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने बड़ी कलील अरसे के अंदर बड़ी इज्जत से नवाजा है। सेम इज नॉट विद मी बट यू एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर लाइन शुक्र तुम लाजीद है ना, कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें मजीद देगा। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी नाजरीन, मेरे साथ आज मशहूर कानूनदान और माया नाज वकील मौजूद थे और इनसे बड़ी तफसीलत जो है वो बातें हुई, डिफरेंट केसेस पे बातें हुई और डिफरेंट जो है वो लोगों को हमने डिस्कस किया, इनकी सक्सेस स्टोरी को डिस्कस किया। मैं मियां अब्दुल मतीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज वो यहाँ हाजिर हुए। इनका बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक